क्वेश्चन नंबर 47 तक अगले वीडियो में हो गया है, तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ये हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। बात करें 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यानी कि यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वो केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार ये एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। अगला क्वेश्चन 50 है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बात करें 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की वेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक
होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने की थी। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजावरों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्ट्रेट नियुक्त किया। नेक्स्ट है फराजी कौन थे? तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बात करें फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। अगला है कि फरेजी आंदोलन फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की। फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला है 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। बात करें 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गई। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने करी। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण किया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ?
तो ये हुआ था बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में। देखो बा से जो है बघेरा और बा से बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र जो है करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अगला है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व इवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा जिसे बोलते थे, मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा शाहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये इसके बारे में जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो उसके बारे में देखें कि उसने क्या कहा। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर विकल्प में से बात करें तो कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह जो कि 1831 से लेकर 32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह हुआ जो कि 1855 से लेकर 56 तक, तथा मुंडा विद्रोह हुआ 1899 ईस्वी में। इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हो जाएगा मेजर बारो को संथालों ने हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिगुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। देखो ये कौन सा है? संथाल विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो कान्हो और चांद तथा भैरव। ये आया था, ठीक है, बीपीएससी आपकी पेपर में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया था। फिर अगला है इस 1855 ईस्वी में सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सिद्धू और कान्हो ने, ठीक है। ये सेम से क्वेश्चन आया था, सोचो इसी से पढ़ना चाहिए। देखो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? तो ये 1895 ईस्वी में किया था। फिर हम आगे देखते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु जो है अगर बात करें विकल्प में, तो विकल्प में जो उत्तर है वो 1895 दिया है। विकल्प डी सही होगा, क्योंकि 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट है उल्गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंडा विद्रोह उल्गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी
का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वो जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। देखो फिर से, लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वो जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। अगला है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बिरसा मुंडा। बात करें बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो ये था झारखंड के पक्ष में। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। नेक्स्ट है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ सिंहभूम। नेक्स्ट है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 से 31 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ये हैदराबाद के निजामों ने नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार
तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अगला देखते हैं। तो 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में जो है गंडमक की संधि हुई। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञात है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल यानी कि 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी तथा भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सीमाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी कि भद्र नवाब थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? फिर से देख लीजिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये था भू राजस्व का राजस्व निर्माण। क्या हो जाएगा? भू राजस्व का राजस्व निर्माण। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी मद्रास में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी से है। नेक्स्ट है कि कह रहा है 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बात करें 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी थी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जो जमींदार थे उनको और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती भी था, तो दयानंद सरस्वती जो मूल शंकर जिनका नाम था, उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की जो है मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई और 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, फिर 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने लिया। हिंदू पैट्रियार्क की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अगला है जिन अखबारों में निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, तो ये था लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, और थर्ड हो जाएगा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। अगला है 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये थे राजा राममोहन राय। फिर अगला है राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर
अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो यह हो जाएगा राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ये हुई। अब बात करें, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इसीलिए विकल्प में से जो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं होगा। फिर अगला है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये किया था विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाहों में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। फिर अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी 1862 से 1902 ईस्वी को किए थे, तो वो स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। इसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खानपान तक ही सीमित रह गया था। वो निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे, किंतु उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद जी ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों द्वारा
तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वो एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जी ने दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। आगे चल कर वह स्वामी विवेकानंद यानी कि 1863 से 1902 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। बात करें दयानंद सरस्वती, मूल शंकर जिनका नाम था, उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 ईस्वी में एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की। बात करें
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम जो है HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। धर्म को समाज सेवा का मतलब जगाना और बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। फिर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो किसके हो जाएगा? ज्योतिबा बाई फूले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे रही। महादेव गोविंद रानडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। ये विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो ये उत्तर सही होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना है और तारांकित किया है। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन से संयोजन में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। यह जो है रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए जो है सही है। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा किए गए समाचार पत्र कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवशन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी।
झिंगरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 ईस्वी के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमिका गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लगान की नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी का, मतलब एका आंदोलन जो है वो 1921 से 22 तक हुआ, और एका आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल जो है किया जा रहा था। जो है जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में जो है रूपांतरण किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ बात करें, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से
कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेज़ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं, जैसे कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से लेकर 1765 ईस्वी तक। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, ये 1765 से 1813 ईस्वी तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। फोर्थ है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। पांचवा है बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। अगला है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो ये सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो कौन था? ये था पेशवा बाजीराव सेकंड। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वो शनैः-शनैः मतलब धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य जैसे हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बराड़ के भोंसले वो दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर आदि जो थे वो संधि पर जिसे माने थे। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो ये 1877 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक
वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 ईस्वी में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। R.G. प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, K.T. तैलंग तथा और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। ये तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट विल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन मतलब भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है जो है 1876 सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये थी डी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन मतलब भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ये हो जाएगा 1874 ईस्वी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। फिर से देखिए, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है वो सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से उनका जो है 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया। फिर है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने मानवाधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा P आनंद चारलू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 18
जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र चटर्जी जो है W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे।